प्यारे साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि जिद, अहंकार, रहस्य और तकदीर की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहाँ एक राजकुमार अपने दिल की जिद के आगे दुनिया के सारे नियम तोड़ देता है और एक लड़की अपनी हकीकत छुपाने के लिए इंसानों की दुनिया में चुपचाप महल और झोंपड़ी के बीच अपना समय काटती रहती है। कहानी शुरू होती है एक राजा से जिसका एक ही बेटा था। वही राजकुमार दिमाग से तेज, दिल से नर्म, लेकिन जिद ऐसी कि अगर किसी बात पर अड़ जाए तो वो बात पूरी करवा कर ही दम लेता था। एक दिन हुआ यूं कि राजकुमार अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में कई घंटों तक शिकार करते करते उसे बहुत प्यास लग गई। उसने चारों तरफ देखा पर दूर तक सिर्फ पेड़ थे और तभी उसकी नज़र एक दूर बस्ती पर पड़ी। ध्यान से देखा तो समझ आया धोबियों की बस्ती है। राजकुमार ने अपने घोड़ी की लगाम उसी तरह मोड़ दी। राजकुमार चारों तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नज़र एक मकान की छत पर पड़ गई और वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल पानी से भीगे हुए थे, हवा में उड़ते हुए आधे चेहरे को छू रहे थे। सूरज की रोशनी में वो ऐसे चमक रही थी जैसे रात के आसमान में चांद अचानक जमीन पर उतर आया हो। राजकुमार वहीं रुक गया, ना सांस चली, ना पलक झपकी। दिल धड़कना भूल गया या शायद बहुत तेज धड़क उठा, समझ पाना मुश्किल था। लड़की ने जैसे ही राजकुमार की नज़र महसूस की, वह झट से दुपट्टा सर पर डालकर अंदर चली गई। राजकुमार को उसकी यह हरकत बड़ी अजीब लगी। वह मन ही मन बोला, मैं तो राजकुमार हूँ और यह लड़की मुझे देखकर ऐसे भागी जैसे मैं कोई आम आदमी हूँ। उसके साथी वहाँ पहुँचे और राजकुमार महल लौट आया, लेकिन उसका दिमाग और दिल वहीं उस छत पर अटक गया। महल पहुँचते ही वह औंधे मुँह बिस्तर पर पड़ गया। उसके दोस्त पूछते, नौकर पूछते, दासी पूछते, पर वह सिर्फ एक ही बात कहता, शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। बात राजा तक पहुँची। राजा ने पहले तो सोचा राजकुमार मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब देखा कि राजकुमार खाना छोड़ चुका है, बात नहीं कर रहा, रातों को जाग रहा है, तो गुस्सा आ गया। राजा बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक धोबी की बेटी राजा की बहू बनेगी? लेकिन राजकुमार वही जवाब देता रहा, मैंने तय कर लिया है। कई दिनों की बहस के बाद आखिरकार राजा ने मजबूरी में धोबी के घर पैगाम भेजा। धोबी और उसकी बहू यह सुनकर कांपने लगे। उन्हें लगा उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है। जब वे दरबार पहुँचे तो राजा ने सीधी बात कही, हमारे राजकुमार तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, जवाब सोच कर देना और गलत जवाब मत देना। धोबी और उसकी बीवी घर गए, डर, शर्म और उलझन में डूबे हुए। उन्होंने अपनी बेटी से बात की। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की बोली, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। धोबी घबराते हुए बोला, तू है कौन जो राजकुमार के सामने शर्तें रखेगी? लड़की बोली, अगर वह सच में मुझे चाहता है तो वह शर्तें सुनेगा भी और मानेगा भी। अगले दिन धोबी ने जाकर पूरा मामला राजा को बताया। राजा ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अभी से आकर जाओ राजकुमार, सुनो इनकी बेटी की बातें। राजकुमार गर्व से सीना तान कर धोबी के घर गया। कमरे में पर्दा लगाया गया, एक तरफ लड़की, दूसरी तरफ राजकुमार। चुप्पी कुछ देर तक रही, फिर राजकुमार बोला, कहो तुम्हारी शर्तें क्या है? लड़की की आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। पहली शर्त, हम आपके साथ रात नहीं बिताएंगे, सुबह महल आएंगे और शाम को वापस लौट जाएंगे। राजकुमार चौंका, गुस्सा भी आया, लेकिन सोचा 2 दिन महल में रह लेगी तो खुद ही महल छोड़ना बंद कर देगी। तो उसने कहा, मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त, आप मुझसे बात करने या मुझे छूने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार हंस पड़ा, ये बातें बाद में खुद ही टूट जाती है। तो वह बोला, यह भी मंजूर है। तीसरी शर्त, मैं महल का पानी नहीं पीऊँगी और मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा। राजकुमार फिर हंसा, दिन भर महल में रहकर पानी ना पिए, यह तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन उस वक्त उसके लिए लड़की को पाना ज़्यादा ज़रूरी था। उसने कहा, मंजूर है।
चौथी और आखिरी शर्त, अगर आपने कभी मुझे छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता उसी पल ख़त्म हो जाएगा और मैं कभी महल नहीं आऊँगी। अब राजकुमार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हमें मंजूर है। लड़की बोली, तो फिर शादी की तैयारी करो। दोस्तों, यहीं से कहानी में मोड़ शुरू होता है। शादी धूमधाम से हुई, पर दुल्हन महल पहुंचकर बिस्तर पर नहीं बल्कि एक पुरानी कुर्सी पर बैठी रही। ना चेहरा दिखाया, ना बात की। शाम हुई और वह वापस चली गई। अगले दिन भी वही, ना पानी, ना खाना, ना बात, ना मुस्कान, सिर्फ खामोशी। दिन महीने में बदल गए, महल में बातें फैलने लगी। राजकुमार परेशान हो चुका था। एक दिन उसने धोबी को बुलाकर पूछा, तुम्हारी बेटी आखिर है कौन? धोबी ने लंबी सांस लेकर कहा, वह हमारी बेटी है ही नहीं। और साथियों, यहीं से राजकुमार की जिंदगी और हमारी कहानी एक गहरी रहस्यमय राह में कदम रखती है। राजकुमार की सांसें जैसे वहीं अटक गई। उसने धोबी की आंखों में देखा और धीरे लेकिन भारी आवाज में पूछा, क्या मतलब? तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं है? धोबी एक पल चुप रहा, फिर उसने दरवाजे की ओर देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन न ले। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, राजकुमार, आज से 17 साल पहले एक रात तूफान आया था। उस रात बिजली आसमान फाड़ रही थी, हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी की चीख हो। उसी रात नदी के किनारे एक पलंग पड़ा मिला था। राजकुमार की आंखें सिकुड़ गई। पलंग? अकेला? धोबी बोला, हाँ, और उस पलंग पर वही लड़की सो रही थी। राजकुमार का दिल धड़कना भूल गया। धोबी ने आगे कहा, उसके पास एक सोने का कंगन था। उस पर न किसी का नाम था, न कोई निशान, बस एक उकेरी हुई चील थी जिसके पंजे में एक ताज था। यह बात सुनकर राजकुमार के भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। वही चील, वही निशान, वही अजीब एहसास जो उस लड़की को पहली बार देखकर हुआ था, जैसे यह सब पहले से लिखा हुआ था। धोबी ने लंबी सांस लेकर कहा, हमने उसे अपना लिया, उसे पाला, लेकिन राजकुमार, वह डरते डरते बोला, वो इंसान नहीं है। कमरा ठंडा पड़ गया। राजकुमार का दिमाग घूम गया, लेकिन आवाज़ स्थिर थी। क्या मतलब, इंसान नहीं? धोबी ने धीरे धीरे कहा, कभी गौर किया है? वो महल का पानी नहीं पीती, वो तुम्हें छूने नहीं देती, वो बस करती है लेकिन थकती नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसने डरते हुए कहा, उसकी आंखें रात में चमकती है। राजकुमार जैसे ज़मीन में गड़ गया। उसी वक्त दरवाज़ा हल्के से चरमराया। एक धीमी आवाज़ आई, तुम मेरी बातें मेरे बिना चर्चा कर रहे हो राजकुमार? राजकुमार ने मुड़कर देखा। वो लड़की नहीं थी, वो अब रानी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें गहरी, रहस्यमयी और शांत। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, मानो वह हवा पर चल रही हो। राजकुमार ने पहली बार महसूस किया, उससे डर नहीं लग रहा, लेकिन उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। वह कुछ दूरी पर रुकी और बोली, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। धोबी बाहर निकल गया। अब सिर्फ दो लोग थे, राजकुमार और वो रहस्यमय दुल्हन। उसने घूंघट उतारा। पहली बार राजकुमार ने उसका चेहरा पूरा देखा, और वह सुंदरता नहीं थी, वह खतरा था। वह बोली, मैं जंगल की साधारण लड़की नहीं, न तुम्हारी प्रजा, न है तुम्हारी पत्नी। एक पल रुककर उसने कहा, मैं उस वंश की आखिरी बेटी हूँ जिसे सदियों पहले चील ने पाला था। राजकुमार का दिल धड़कने लगा। वह आगे झुकी। उसकी आवाज़ में अब फुसफुसाहट थी, और तुम मेरे लिए चुने गए हो? राजकुमार ने पहली बार पूछा, किस लिए? उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, तुम्हें इंसानों की दुनिया में नहीं, मेरे संसार में जाना है। अगर तुम में हिम्मत है तो कल रात 14वीं की चांदनी में नदी के उसी घाट पर आना जहाँ तुमने पहली बार मुझे देखा था। फिर वो दरवाजे की ओर चली, लेकिन बाहर जाते जाते उसने आखिरी बात कही, पर याद रहे, वहाँ आने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होगा। और बस साथियों, उस रात महल में एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे, गलियारे, दीवारें सब किसी अनजानी आहट की प्रतीक्षा में थे। राजकुमार खिड़की से बाहर चमकते चांद को देख रहा था।
वहीं 14वीं का चांद, जिसकी रोशनी में आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। मन के भीतर तूफान था। क्या वह सच में इंसान नहीं? क्या ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, या तकदीर खुद मुझे एक नए संसार की दहलीज पर खड़ा कर रही है? एक तरफ डर था, दूसरी तरफ अजीब सा खिंचाव, जिसे वह पहली बार उसकी छत पर दिखाई देने से महसूस कर रहा था। आधी रात होते ही वह उठ खड़ा हुआ। कवच नहीं पहना, तलवार नहीं ली, बस वही कंगन उठाया जिस पर चील के पंजों में ताज बना हुआ था। न जाने क्यों उसे लगा यह कंगन ही उसकी कुंजी है। महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकलते समय पहरेदारों ने उसे देखा, पर किसी ने रोका नहीं। शायद उसके चेहरे की गंभीरता ने ही सबको जड़ कर दिया था। घाट के आसपास धुंध तैर रही थी। चांद की रोशनी पानी को चांदी की चादर बना रही थी, और वहाँ नदी के बीचों बीच एक काला पत्थर था। उस पर वह खड़ी थी, पहली बार पूरी तरह अपने वास्तविक रूप में। सफ़ेद नहीं, काली नहीं, बल्कि रात जैसी चमकीले नीले रंग की एक आभा उसकी त्वचा से निकल रही थी। उसकी आंखें चील की तरह सुनहरी थी, और उसके बाल हवा में नहीं बल्कि रोशनी में बहते हुए दिख रहे थे। राजकुमार को कदम रोकना पड़ा। वो बोली, तुम आ गए, इसका मतलब तुम डर से ऊपर उठ चुके हो। राजकुमार ने गहरी सांस ली और पूछा, और तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? वह मुस्कुराई, एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान, जैसे उसे सब पता था पहले से। वह पानी पर चलती हुई राजकुमार तक आई। हाँ, पानी पर। उसके पैरों के नीचे कोई लहर नहीं उठी, जैसे नदी उसे सहारा दे रही हो। राजकुमार के सामने पहुंचकर उसने कहा, तुम इंसानों के बीच पैदा हुए हो, लेकिन संबंध तुम्हारा मेरे वंश से है। राजकुमार घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? वह बोली, क्योंकि सदियों पहले हमारे वंश ने एक वादा किया था, जब भी संकट आएगा चील का प्रतीक वापस लौटेगा, और उसके साथ एक संरक्षक भी। उसने अपने हाथ बढ़ाए। उसकी हथेली पर वही चील का निशान चमक रहा था। और तुम उस संरक्षक के उत्तराधिकारी हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। राजकुमार का मन दहकने लगा। तो यह सब, शादी, शर्तें, सब एक कारण के लिए था? उसकी आंखों में हल्की उदासी आई। हाँ, क्योंकि मेरा संसार तुम्हारे बिना अधूरा है। लेकिन याद रखना, सिर्फ तुम चुनोगे कि तुम मेरे साथ चलोगे या अपनी दुनिया में वापस जाओगे। राजकुमार ने नदी की ओर देखा। पानी अब तेजी से घूम रहा था, जैसे कोई भंवर जन्म ले रहा हो। वह बोली, यह द्वार है मेरे संसार का। एक बार इसमें कदम रखा तो फिर कभी इंसानों की दुनिया में वापसी नहीं। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा, सुनहली गहराई में खुद को डूबता महसूस किया। और अगर मैं तुम्हारे साथ न आया तो? वह कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे से बोली, तो तुम्हारी यादें चली जाएगी और मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। राजकुमार के अंदर कुछ टूट गया, एक अजीब दर्द, जैसे कोई दिल से नाड़ी खींच रहा हो। उसने पूछा, तुम अपना असली नाम बताओगी? वह मुस्कुराई, और शायद पहली बार उसकी आवाज़ मनुष्य जैसी लगी। मैं अंगीरा हूँ, चील वंश की आखिरी शरणशिका। पानी का भंवर अब काला हो चुका था, आसमान कांपने लगा था। अंगिरा ने हाथ बढ़ाकर कहा, निर्णय तुम्हारा है राजकुमार। और उस क्षण राजकुमार ने कंगन कसकर पकड़ा, एक कदम आगे बढ़ाया और अंगिरा का हाथ थाम लिया। एक तेज लहर सी उठी। नदी का पानी मानो सुनहरी आग बन गया। भंवर ने दोनों को अपनी ओर खींच लिया। राजकुमार को लगा जैसे वह हवा नहीं, किसी याद में गिर रहा हो। पलकों के सामने अनगिनत चमकते दृश्य तैरने लगे। पहाड़ जिन पर चील इंसान जितनी बड़ी थी, नदियाँ जिनमें नीली लौ बहती थी, आसमान जो सूरज नहीं बल्कि दो चंद्रों से उजाला पाता था, और फिर एक आखिरी दृश्य, एक विशालकाय चील जिसके ताज जैसे पंख थे, जो किसी युद्ध में गिर रही थी। राजकुमार ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ बाहर नहीं निकली। फिर अचानक प्रकाश फटा और दोनों जमीन पर उतरे। राजकुमार हाँफ रहा था, घुटने कांप रहे थे, लेकिन सामने खड़े दृश्य ने उनकी धड़कन रोक दी। उसका एक ऐसे संसार ने स्वागत किया
जो सपनों और बुरे सपनों के बीच कहीं था। आकाश नीला नहीं, बैंगनी था। पेड़ जमीन से कई गुना ऊंचे और पत्तियां हवा नहीं बल्कि प्रकाश में झूल रही थी। दूर पहाड़ों पर चीलों का बसेरा था, इतना विशाल मानो आसमान पर चोटियां टंगी हो। राजकुमार ने धीरे से पूछा, यह तुम्हारा संसार है? अंगीरा पास आकर बोली, नहीं, अब यह हमारा संसार है। उसने हाथ से आगे एक दिशा की ओर इशारा किया। वहाँ एक महल था, लेकिन पत्थरों का नहीं, काले काले पंखों से बना हुआ, जैसे चील के पंखों को जोड़कर पूरी इमारत गढ़ दी गई हो। वो महल लगातार हल्की हल्की धड़कन दे रहा था, मानो वो जीवित हो। राजकुमार विस्मित होकर बोला, यह महल धड़क रहा है। अंगिरा मुस्कुराई, यह महल नहीं, हमारे वंश का हृदय है। जब तक यह धड़कता है, हमारा संसार जिंदा है। राजकुमार ने अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता देख ली, लेकिन यह इतना धीमा क्यों धड़क रहा है? अंगिरा की आंखों में वही सुनहरी लपटें चमक उठी, क्योंकि हमारा संसार मर रहा है और तुम्हें यहीं इसीलिए लाया गया है। वह धीरे धीरे राजकुमार के बिल्कुल पास आकर रुकी। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी, तुम्हारे बिना यह दुनिया कुछ ही वर्षों में राख हो जाएगी। तुम ही आखिरी संरक्षक हो। राजकुमार पीछे हट गया। संरक्षक? मैं तो तलवार भी ठीक से नहीं चला पाता। मैं एक साधारण इंसान हूँ। अंगिरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हल्का सा स्पर्श, पर अंगिरा के नियमों के बाद यह पहला स्पर्श था जिसे उसने खुद किया। नहीं, तुम साधारण नहीं हो। उसकी आंखें उसकी रूह में उतरती गई। तुम्हारे खून में चील का आशीर्वाद है। तुम्हारे हाथ में वो कंगन है जिसे सिर्फ वही धारण कर सकता है, जिसे हमारे वंश की शक्ति सहन करने की क्षमता मिली हो। राजकुमार ने कंगन की ओर देखा। कंगन अब हल्की लाल चमक दे रहा था, जैसे वह जाग रहा हो। अंगिरा ने कहा, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। कौन सी परीक्षा? अंगिरा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आभा हवा में प्रकाश कणों की तरह बिखर रही थी। इस संसार में 4 द्वार हैं, आग, वायु, छाया और गर्जना के द्वार। हर द्वार एक शक्ति देता है, हर शक्ति एक कीमत मांगती है, और उन चारों द्वारों को पार करने वाला ही हमारे संसार को बचा सकता है। राजकुमार की सांसें तेज हो गई। और अगर मैं असफल हुआ तो? अंगिरा रुकी, उसकी ओर मुड़ी, तो यह दुनिया नष्ट हो जाएगी और तुम भी। राजकुमार ने गहरी सांस ली। यह उसकी दुनिया नहीं थी, फिर भी उसे ऐसा लगा कि वह आखिरकार वहीं पहुंच गया है जहां उसे होना चाहिए था। उसने अंगिरा की ओर देखते हुए धीरे से कहा, तो फिर मुझे पहला द्वार दिखाओ। अंगिरा की आंखों में गर्व उतर आया। आओ राजकुमार, भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और दोनों उस काले पंखों वाले महल की ओर बढ़ गए, जहाँ से शुरू होने वाली थी 4 शक्तियों की यात्रा। रहस्य, खतरा और प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा। काले पंखों वाले महल के सामने खड़े राजकुमार के भीतर आग, डर और उत्साह का अजीब मिश्रण था। अंगिरा उसके कंधे पर हाथ रखती है। यात्रा अब शुरू होती है। समय बहुत कम है। हमारा संसार टूट रहा है। महल के भीतर 4 दिशाओं में 4 द्वार चमक रहे थे, लाल, सफ़ेद, काला और सुनहरा। लाल द्वार खुलते ही भयंकर गर्मी उठी। भट्ठी जैसे विशाल कमरे में आग के स्तंभ उठ रहे थे। बीच में एक पत्थर का पुल था, टूटा हुआ, नीचे पिघला हुआ लावा। अंगिरा बोली, आग से गुजरने वाला वही है जो अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को स्वीकार कर सके। अचानक लावे से एक आकृति उभरी। राजकुमार का बचपन, उसका वह डर जिससे वह कभी नहीं उभरा था। अकेलापन। आकृति चिल्लाई, तू हमेशा अकेला रहेगा। राजकुमार के घुटने कांपे, पर उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैंने अपना संसार चुन लिया है। मैं अकेला नहीं हूँ। यह कहते ही आग 2 हिस्सों में बंट गई। पुल जुड़ गया और राजकुमार के हाथ पर कंगन तेज लाल चमकने लगा। सफ़ेद द्वार खुलते ही उनके सामने अनंत आकाश था। कोई ज़मीन नहीं, बस तेज हवाओं का समुद्र। अंगिरा बोली, यहाँ गिरने का मतलब मौत नहीं, बल्कि भुला दिए जाना है। राजकुमार को हवा ने खींचकर नीचे फेंका, पर जैसे ही वह गिरा, उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है, शरीर से नहीं, मन से उड़ो।
उसने आंखें बंद की, मन शांत किया और तभी उसके पैरों के नीचे हवा जमा होने लगी। नीचे गिरने की जगह वह हवा पर खड़ा हो गया। अंगिरा मुस्कुरा उठी। तुम वायु के स्वामी बन गए हो। कंगन का दूसरा हिस्सा सफ़ेद चमक उठा। काला द्वार खुलते ही अंधेरा निकल गया, इतना घना कि अपनी सांस की आवाज़ भी डर पैदा करे। राजकुमार ने हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह था उसी जैसा दूसरा राजकुमार, लेकिन आंखें लाल और मुस्कान दानवी। मैं वह हूँ जिसमें तुम बदल सकते हो। उस छाया ने हमला किया। राजकुमार गिर पड़ा। अंगीरा चिल्लाई, तुम्हें इसे हराना नहीं, स्वीकार करना है। राजकुमार ने दानव रूप को देखा। उसका गुस्सा, उसका अहंकार, उसका लालच। उसने उस छाया का हाथ पकड़ लिया और छाया गायब हो गई। कंगन का तीसरा काला चिन्ह चमका। सुनहरा द्वार खुला। अंदर एक विशाल हॉल था, जहाँ केंद्र में धड़कता हुआ वह जीवित महल का हृदय पड़ा था। लेकिन यह हृदय धीमा हो चुका था, मृत्यु के कगार पर। अंगिरा ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में पहली बार भय था। यह द्वार शक्ति नहीं देता, यह कुछ लेता है, और कीमत बहुत भारी है। राजकुमार ने पूछा, कितनी भारी? अंगिरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी जान देनी होगी या मुझे? राजकुमार बोला, अगर तुम मर गई तो इस संसार का क्या होगा? अंगिरा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दुख से भरी थी। संसार बच जाएगा, पर मैं नहीं। राजकुमार ने उसकी ओर देखा, जिस लड़की से उसने शादी की थी, जिसने उसे छुआ भी नहीं, फिर भी वह उसकी रूह बन गई थी। वह एक कदम आगे बढ़ा। अगर किसी को मरना ही है तो वह मैं हूँ, तुम नहीं। अंगिरा चिल्लाई, नहीं, तुम पर मेरा संसार बना है। लेकिन देर हो चुकी थी। राजकुमार ने हाथ हृदय पर रख दिया। कंगन चमका, लाल, सफ़ेद, काला और सुनहरा। चारों शक्तियाँ फटकर हृदय में उतर गई और प्रकाश फट पड़ा। अंगिरा चीखती रह गई, राजकुमार! प्रकाश शांत हुआ। राजकुमार वहीं पड़ा था, निर्जीव, हल्की मुस्कान के साथ। हृदय फिर से धड़कने लगा, तेज, ताकतवर। संसार बच गया। अंगिरा घुटनों के बल गिर गई। उसने राजकुमार को बाहों में भर लिया। उसकी आंखें चमकी और पहली बार उसके आंसू इंसानी थे। वह फुसफुसाई, मेरे संरक्षक, मेरे प्रेम, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसने अपनी शक्ति अपने खून से निकालकर राजकुमार के सीने पर रखी। पूरा संसार हिल गया, आकाश फट गया, पंखों का महल गरजने लगा और राजकुमार ने सांस ली, धीरे लेकिन ली। अंगिरा मुस्कुराई, फिर उसके माथे पर अपना हाथ रखा। अब यह संसार हम दोनों का है। और उस दिन से जहाँ चील के पंखों का राज्य था, वहाँ नई कहानी शुरू हुई। एक रानी और उसके संरक्षक राजा की, और इंसानों की दुनिया में राजकुमार बस एक कहानी बनकर रह गया।